हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का आज के स्पेशल लेक्चर में, रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 7। तो आज मैं कराने वाला हूं कुछ बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त लेवल के। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा और कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में आप लोगों को कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस जिनमें बच्चों के पेन जो है ना बिल्कुल रुक जाते हैं और दिमाग जो है वो चलना बंद कर देता है। क्योंकि 7th लेक्चर है आज की क्लास का, और जो बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक तरीके से एग्जाम के लिए रेडी होना चाहते हैं, तो वो इस क्लास के लिए आज बिल्कुल एकदम कमर कस लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप एक मान के चलिएगा, जब मेंस लेवल के पेपर आते हैं एग्जाम्स में, जब क्वेश्चन बड़े लेवल के आते हैं, तो आपको इस लेक्चर में काफी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी आपको ही सॉल्व करने हैं, पहले मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल आर रेडी? हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार रेडी हो जाइए। और आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से ही रहा, और मैं आप लोगों के लिए आज जो है थोड़ा टाइम भी लगाऊंगा, तो या टाइमर के साथ ही थोड़ा बहुत क्लास को मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ टाइम पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। एक बार देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं और कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखो। टाइम मैं प्रॉपर आपको दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारे लिए नोट्स में ऐड करने वाला क्वेश्चन है, इसको बार बार वीडियो में नहीं देखना है, तो आप अपने अपने हिसाब से आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइम स्टॉप हो चुका है। अब एक बार इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, जैसे आपके सामने एक ही पूरा का पूरा रेशियो दिया हुआ है, एक ही पूरा रेशियो दिया हुआ है, एक ही पूरा रेशियो दिया है। यहाँ पर 3, 4 और 7 का रिलेशन आपको मिल रहा है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करना है। तो मुझे चीज बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो क्या आप लोगों को ये थर्ड वाला रिजल्ट मिलता है? सबसे पहले मुझे हिंट मिल रहा है कि अगर मैं 3 में 4 को ऐड करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूं तो ये इस वैल्यू के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? तो अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये x है तो x का x मैंने ऐसे लिखा, ये माइनस का 2y और ये प्लस का y, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये प्लस का 8z और ये माइनस का 3z, तो ये 5z बनेगा। और ये आपके पास 4w रह गया। तो मैं जब पहले दो रेशो को ऐड कर रहा हूं तो तीसरे के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी वो 4x प्लस 5z माइनस 7w के बराबर होगी। अब मुझे यहाँ पर देखा कि सर 5z से 5z कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं तो 4 में से 4 में से 1 x जाएगा तो 3x बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, इस y को अगर मैं इधर लेके आऊं, इस y को अगर मैं इधर लेके आऊं तो ये प्लस का y हो जाएगा, प्लस का y हो गया। और माइनस के 7 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 7w और प्लस का 4w, ये मुझे 11w के बराबर दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिर्फ क्या करा, इस x को मैं उधर ले गया तो 3x आ गया, इस y को मैं उधर ले गया तो ये प्लस का y हो गया, और इस माइनस 7w को उधर लाऊंगा तो 11w हो गया। अब मैं इस बात को देख पा रहा हूं कि सर यहाँ लिखा है 6x प्लस में 2y। अगर मैं इधर दोनों तरफ, अगर मैं इधर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो ऐसा करने से 22w बराबर 6x प्लस 2y हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर 6x प्लस में 2y ये 22w के बराबर है, यानी कि 22w के बराबर है। माइनस में 17w तो यहाँ पर है, डिवाइड बाय w, तो ये बनेगा 5w बटे में w, w से w कट गया, तो क्वेश्चन का आंसर 5 बन गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं अगर एग्जामिनर आपको तगड़े तरीके से परेशान करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, और सिर्फ 9% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को बताया। ठीक है, जिसमें सॉल्व करने वाला बच्चा जो मुझे लग रहा है वो है सौरभ सिंह, और एक है यहाँ पर आदित्य सिंह। और बाकी जो ये 5 सेकंड और 6 सेकंड में लगा रहे हैं ना, सौरभ सैनी ने भी सही बताया है, खालिद ने भी सही बताया, और ये जो 5 और 6 सेकंड में बता रहे हैं ये तो तुक्का मार रहे हैं भाई। ये सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं। बोलो, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बात समझ आई? फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है, बड़े आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधा सीधा दिख रहा है। 3 में 4 को जोड़ के 7 बनेगा, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, इसके बराबर रख दो। यहाँ से रिलेशन मिलेगा 11w बराबर 3x प्लस y, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 6x प्लस में 2y यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, तो ये 22w के बराबर आ जाएगा। सीधा आंसर डालो, क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, रिपीट होने की कोई चांस ही नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हैं तो आप चीजों को समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से निकालना है। करो भाई, करिए। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई जरूर करना। अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो एक बार ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को। चलो करिए। ट्राई जरूर करना एक बार क्वेश्चन को, ट्राई जरूर करना सभी, इसलिए टाइमर लगा के दिया आप लोगों को ताकि आप समझ पाए। ठीक है,
ट्राई जरूर करेंगे सभी। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि सर ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी, ई बाई एफ, और यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ पर दिख रहा है ए अपॉन में डी, तो ए अपॉन में डी कैसे मिल सकता है? देखो, अगर मैं इन तीनों को ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बी से बी कट रहा है और सी से सी कट रहा है, बोलो हाँ या ना? अगर ए बटे बी बटे सी और सी बटे डी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बटे डी बचेगा। तो यहाँ से आपको ए अपॉन में डी मिल रहा है, और जब ए अपॉन में डी मिला तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सही 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/3। तो आपको यहाँ से बात क्लियर हो रही होगी कि ए अपॉन डी की वैल्यू जो है वो 1/3 आ रही है, ठीक है? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि मैंने कैसे 1/3 निकाला। ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बी से बी कटा, सी से सी कटा, ये आ गया ए बाई डी। तो ए बाई डी की वैल्यू यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो ये बनेगा 1/3। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई है, हाँ ये मुझे वैल्यू मिल गई है इसकी ए बाई डी की। अब अगला है बी बाई ई। अब बी बाई ई कैसे मिलेगा? अगर मैं आगे वाली 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, बी बाई सी बाई डी और डी बाई ई को मल्टीप्लाई करूं, तो बी से बी कटेगा और यहाँ पर मुझे सी से सी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सी से सी कटता हुआ दिखाई देगा और डी से डी कटता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ बचेगा बी, इधर बचेगा बी और यहाँ नीचे रह जाएगा ई। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो दोबारा देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3। तो बी बाई ई का मतलब कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया, ठीक है? अब आगे मुझे दिखा है सी बाई एफ, क्या दिख रहा है? सी बाई एफ। अब अगर मैं सी बाई एफ को लेकर चलूं तो मुझे यहाँ पर ये लास्ट की 3 वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ तो डी से डी कटा, ई से ई कटा, यहाँ क्या बचेगा? सी, और यहाँ क्या रह गया? एफ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 को 3 से और यह 1/4 से, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 4 गुणा में 2 8। तो आपने देखा कि सर इस तरीके से यहाँ पर चीजें बन रही हैं, है ना? अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर मिलेगा एबीसी, नीचे मिलेगा डीईएफ, और ये 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है और मल्टीप्लाई बाय 3/8 है, तो ये 3 से 3 कटेगा, तो क्वेश्चन का आंसर 3/8 आ गया। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखो यही आपको समझना है कि अगर इस तरीके की चीजें एग्जाम में दिखती हैं तो अगर आप लोगों ने पहले से चीज को कवर किया हुआ है तो आप पेपर में कर पाएंगे, और अगर एकदम से ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैं आपको मान बता रहा हूं कि भीड़ से अलग हो जाओगे अगर ऐसे क्वेश्चन कर लिए पेपर में तो। और अगर नए क्वेश्चन को पेपर में ट्राई करोगे तो पेपर में भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। 25% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही बताया है, ठीक है? तो ये सभी बच्चों के नाम है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अब नाम यहाँ पर लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है उसको खुद को पता है कि वो कितना उस क्वेश्चन को समझने में कैपेबल है, ठीक है? क्लियर? देखो मैंने हर एक लेक्चर के इसी तरीके से लेक्चर्स आपके लिए सेट किए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे लेवल टॉप पे चला जाएगा, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं कि मैं आपके साथ कितनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप खुद समझदार है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन आप देखना, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये रेशो प्रपोर्शन या नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें एक चिड़ियाघर है, जिसमें कुछ कबूतर हैं या कुछ ऐसे जानवर हैं या कोई ऐसा पक्षी जिसके 2 पैर हैं या 4 पैर हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार देखते हैं कितने बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक जू है, चिड़ियाघर है, जिसमें कुछ खरगोश और कबूतर है। अगर सरों की संख्या गिनी जाए तो 340 है और पैरों की संख्या गिनी जाए तो 1060 है। कितने कबूतर है आपको बताना है, ठीक है? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक चिड़ियाघर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना आपको 2 ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसके 4 पैर और 2 पैर होंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक ऐसा तगड़ा सॉल्यूशन बताता हूं कि जिसको समझकर आपको मजा आ जाएगा। आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब तरीका क्या है देखो ध्यान से। जैसे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर हमारे पास पिजन है, कबूतर और हमारे पास रैबिट है। ये बात सभी जानते हैं कि रैबिट और पिजन के जो पिजन होते हैं कबूतर उसकी 2 टांगे होती हैं, और जो हमारा खरगोश है यानी कि रैबिट है उसकी 4 टांगे होती हैं। अच्छा देखो जितने भी यहाँ पर बर्ड्स हैं या फिर एनिमल है या जो भी है उनके टोटल सर कितने 340, तो सभी का सर तो एक ही होगा, है ना? जैसे कई बार आपको बोलेगा कि गाय है या मान लो कोई कबूतर आ गए, है ना? तो कबूतर और गाय की संख्या, गाय के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, है ना? ऐसे बोलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ना मिनिमम जैसे आपको पता है 340 सर है, तो अगर मैं रैबिट के 2 टांगे और 2 टांगे एक्स्ट्रा रख लूं, तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं दोनों के 2-2 टांगे लेता हूं तो टोटल कितने नंबर है 340। तो 340 सर है यानी टोटल नंबर भी 340 है। तो 340 के हिसाब से अगर दोनों की 2-2 टांगे होंगी तो टांगे 680 होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ 2-2 टांगे लेता हूं तो 340 के हिसाब से 680 टांगे बननी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल टांगे हैं कितनी है 1080। टोटल में जो टोटल टांगे कितनी है 1060 है। कितनी टांगे 1060। तो क्या आप ये बात बोल सकते हैं, क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि सर जो 1060 है और जो 680 टांगे हैं 8 5 या कितना बचेगा सर 16 यानी कि 9 यानी कि 380, ठीक है? तो जो 380 एक्स्ट्रा है, ये जो 380 एक्स्ट्रा टांगे हैं वो रैबिट की 2 टांगों के हिसाब से नंबर निकाल सकते हो। बताइए अगर मैंने आपको बोला कि सर 340 सर हैं और इनकी 2-2 टांगे मैंने ली तो 680 टांगे ही बननी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 1060 टांगे हैं, इसका मतलब 380 टांगे एक्स्ट्रा बची। अब जैसे मान लो अगर 2 टांगे हैं और टोटल 380 है तो आप ये बोलेंगे कि सर जो रैबिट होंगे ना रैबिट 380/2 तो 190 रैबिट है यहाँ पर। आगे आंसर। अब आपसे रैबिट पूछा है या पिजन्स पूछे, कबूतर पूछे, तो अगर आपसे कबूतर पूछे हैं तो सर टोटल 340 में से अगर आप 190 माइनस कर देंगे तो 150 क्या होंगे पिजन्स। बोलो कबूतरों की संख्या कितनी बनेगी 150, रैबिट कितने आ गए 190। समझ में आया?
देखो डाटा थोड़ा बड़ा था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे 340 के हिसाब से दो टांगे 680 और 1060 और 680 में जो डिफरेंस है वो 380 का डिफरेंस है, तो 380 बटे 2, क्योंकि रैबिट की दो टांगे हमने एक्स्ट्रा छोड़ी है तो रैबिट 190 आ गए। अगर 340 में से रैबिट 190 तो कबूतर 150 बनेंगे। बताओ भाई कैसा लगा कंसेप्ट? 44% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही लगाया है। तो कुछ स्टूडेंट ए लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं, कुछ डी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता लगा होगा तैयारी क्या है। अगर रैबिट की एक ही टांग हुई तो वंस कैमरे से बाहर निकालूंगा तुम्हें और 360 डिग्री घुमाकर दोबारा वहीं बैठा दूंगा। ठीक है भाई, अगर एक टांग हुई तो। ठीक है भाई, हमसे मजाक नहीं बेटा, चुपचाप पढ़ लो, है ना, हम आपके गुरु हैं, आपके बड़े भाई जैसे हैं, तो अगर एक टांग की बात करोगे तो तुम्हें एक टांग पे खड़ा कर दूंगा आज। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में रेशियो के अंदर आपको मिलता है, तो एक बार इसको भी देखो। छलांग वाला क्वेश्चन जिसमें छलांग लगाते हैं। चलो बताओ बताओ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया एक कैट और एक डॉग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, एक लिखो कैट और यहाँ लिखो डॉग। ठीक है, तो एक बिल्ली कुत्ते के हर 5 कदम के लिए 7 कदम चलती है, यानी कि कैट जो है जब 7 कदम चलती है तो ये डॉग 5 कदम चलता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब कैट टेक 7 स्टेप फॉर एवरी 5 स्टेप ऑफ डॉग, यानी कि बिल्ली जब 7 कदम चलती है तो कुत्ता वहां पर 5 कदम चलता है। और यदि कुत्ते के 5 कदम बिल्ली के 6 कदम के बराबर है, यानी कि डॉग के जो 5 कदम है वो बिल्ली के 6 कदम के बराबर है। ठीक है जी, जो डॉग है उसके जो 5 लीप्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, डॉग के 5 स्टेप्स कैट के 6 स्टेप्स के बराबर है। आपने लिख लिया तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, कई बार चोर पुलिस वाला क्वेश्चन भी आता है कि चोर जब इतने कदम चलता है तो पुलिस इतने कदम चलती है, और पुलिस के इतने कदम चोर के इतने कदम के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 गुणा में 6 30। तो आपसे बोल रहा है बिल्ली और कुत्ता यानी कि कैट और डॉग की स्पीड का रेशो बताना है। ए ऑप्शन 7:6। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट को आप लोग लगाएंगे। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को क्लास में डिस्कस ना किया हो। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन सभी चीजों से एक बार गो थ्रू करा दूं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है। तो 45% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही लगाया है, और जिन्होंने बी सी या डी लगाया वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, तो गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, करिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एबीसी स्कूल में जिनका रेशो दिया हुआ है, भाई एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स का रेशो आपको दिया हुआ है एबीसी की फॉर्म में, ए बी और सी की फॉर्म में, जो आपको 12, 15 और 16 के रेशो में मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं हर एक क्लास में 50%, 20% और 50% बच्चों को बढ़ा दूं, तो अब आपको बात समझनी है कि सर अगर मैं हर एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले 50%, देखो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 12 का 1/2 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 18। आगे कह रहा है कि 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 या 15, तो यहाँ पर 3 बच्चे बढ़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। और तीसरी क्लास में भी 50% स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि 1/2, तो यहाँ पर 8 बच्चे बढ़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 24। तो पहली क्लास में 50% बढ़े यानी कि 6 बच्चे बढ़े, दूसरी क्लास में आपका 3 बच्चे बढ़े, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 15 और 3 18, और 50% का मतलब 1/2, तो 16 का आधा 8 यानी कि 24। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 से काटोगे इसको तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 गुणा में 4 24। तो तीनों क्लास के अंदर जो नया रेशो आपको मिल रहा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। लगभग 78% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को बताया है। ठीक है, क्लियर हो गया? बुक में अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन पर कंसेप्ट वही है। राहुल भाई यही तो कहानी है ना। अब पेपर में आप ये थोड़ा सोच सकते हो कि सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 12 की जगह 15 हो जाएगा, 15 की जगह 18 हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट सेम होंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट्स को बेस्ट तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखेंगे एक बार हम लोग कितने स्टूडेंट। अब देखो आज की क्लास में मैंने पोल क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है, इसलिए मैं पोल लगाया है। अब पोल में वहां पर नहीं लगाऊंगा, जब मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। चलो अगला बताइए, अगले क्वेश्चन के आंसर को बताइए, क्या आंसर बनेगा।
क्वेश्चन काफी आसान है ना। रेशियो बॉयज और गर्ल्स एक कॉलेज में 4 और 5 का रेशियो, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्लास में 4 और 5 का रेशियो है। अगर नए स्टूडेंट गॉट एडमिटेड एंड द नंबर ऑफ बॉयज अप बाय 50% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट अप बाय 60%। तो अगर मान लो, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या को, भाई लड़कों को अगर मैं 50% से बढ़ा दूं तो मतलब 1/2, तो यानी कि 4 और 2 लड़के हो जाएंगे 6, और गर्ल्स को अगर मैं 60% से बढ़ा दूं तो 60% का मतलब 3/5 होता है। देखो 60% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 या 60 और 20 में 3/5 आएगा, तो 5 का 3/5 कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। तो लड़कियां कितनी बनेंगी, 8। ठीक है, 5 का 3/5, 5 से 5 करेगा 3 बनेंगी लड़कियां। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2 से काटते हुए जो नया रेशियो है वो तीनों 4 का आ रहा है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया होगा। अभी भी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है। ठीक है बात क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ये बताइए दोस्तों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए बेटा, देखो मैं 0.5 की स्पीड पे पढ़ाऊं या 1.5 की स्पीड पे पढ़ाऊं, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को समझाना, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो 0.5 की स्पीड, अब तुम इसको बढ़ा के स्पीड देख लेना। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, एक एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय को कम करके 9 से 4 कर देता है, यानी कि जो नंबर है एम्प्लॉय के वो पहले 9 थे और फिर उसने एम्प्लॉय कर दिए 4, और इनकी जो वेजेस है यानी कि जो सैलरी है, जो इनकी मजदूरी है, उसको बढ़ा के 2 से 5 कर दिया। तो ऐसा करने से उसका जो फाइनल बिल बना है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ और किस रेशो में हुआ ये आपको बताना है। तो ऐसा करने से जो बिल है, बिल, तो अब ये बताइए बिल कैसे बनेगा। जैसे आप उसको ऐसे समझिए कि पहले 9 एम्प्लॉय काम करते थे, सैलरी उनको 2-2 रुपए के हिसाब से मिलती थी, तो 9 गुणा में 2 यानी कि 18, 9 इंटू 2 यानी कि 18, तो बिल 18 बन रहा था। और अब 4 एम्प्लॉय हैं लेकिन सैलरी उनकी 5 हो गई, तो 5 इंटू 4 20 हो गया। तो अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 9:10। तो जो बिल पहले आपका 9 था वो 9 से 10 हो गया, तो बिल आपका इंक्रीज कर गया। तो इस बात को ध्यान रखना, एक है आपका 9 से 10 इंक्रीज, और यहां पर लिखा है 10 से 9, तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो आपको लगाना है। ठीक है जी, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 55% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही बताया है, और जो गलती कर रहे हैं अपनी गलती को समझिए। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, एक बार मैं देखता हूँ कि अगर आप चीजों को पढ़ के आए हैं तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। करिए भाई, द प्राइस ऑफ गोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, और इसको तोड़कर ब्रेक करते हैं 3-2-1 की रेशो में, जिसमें 4620 रुपए का लॉस हो जाता है, यानी कि कम प्राप्त होते हैं इतना रुपया। तो गोल्ड का प्राइस बताना है बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले गोल्ड का प्राइस क्या था ये आपको बताना है। कहिए। देखो यार, कुछ बच्चों की समझदारी लेवल उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। बेटा मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, और जब मिसलेनियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ तो क्वेश्चन अलग लेवल पर होंगे, समझ रहे हो बात को? तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की लगातार। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो आपका गोल्ड था वो 3, 2 और 1 में ब्रेक किया गया, और जो आपका इनिशियल गोल्ड होगा, है ना, ये आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकिंग। बताओ भाई कैसे करोगे दोस्तों? तो मैंने आपको बोला कि अगर मैं इनिशियल गोल्ड की बात करूं, जितना गोल्ड उसके पास था उसी को उसने ब्रेक किया होगा, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो गोल्ड कितना था, 6 यूनिट। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सोने का जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपात है, यानी कि जो 3 2 5 और 1 6, जो गोल्ड 6 था उसी का स्क्वायर आपके पास 36 है। लेकिन आफ्टर ब्रेकिंग जो प्राइस आएगा, जो आफ्टर ब्रेकिंग प्राइस आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 और 4 13 और 1 14। तो ब्रेक करने के बाद प्राइस 14 आ गया। इनिशियल प्राइस कितना था, 36। बात को समझो, इनिशियल प्राइस 36 था और ब्रेक करने के बाद प्राइस 14 आ गया, तो कितने की कमी हुई यहाँ पर, 22। और यही 22 की कमी, यही 22 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 4620 के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई। आपसे कह रहा है टूटने से पहले जो प्राइस था 36 था, तो 36 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से कम 36 बचेगा 3, 0 का 0 लगा, 36 से कम 36 बचेगा 36 72 और 75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7560 है। एक बार जितने भी बच्चे सही तरीके से ईमानदारी से क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो थंब इंप्रेशन देके बताइए कि आप सभी को बात समझ में आ रही है। 7560 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? तो सी ऑप्शन लगाने वाले 64% बच्चे हैं जिनका आंसर सही है, बाकी जिन्होंने गलती की अपनी गलती को चेक करें। ऑलराइट, ठीक है, 64% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही लगाया है। चलो ये बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स मैंने पढ़ाया है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए फटाफट से करिए। बताओ बताओ बताओ। देखो ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 का, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ए को दिया गया है कि 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर बराबर है ए की इनकम के, तो इनकी सेविंग्स का रेशियो बताना है। देखो ये आपको पता ही है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स में अगर मैं ए और बी की बात करूं, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी की जो इनकम है वो आपकी 2 और 3 के रेशियो में, तो इसको मैं 2x और 3x लेता हूं, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 1 और 2 के 1 और 2 के रेशियो में है, 1:2 में है, तो इसको मैं y मानता हूं। अब मुझे बात पता है कि जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा, आय में से खर्च को माइनस करूंगा, तो बचत आएगी। तो इसके लिए मुझे इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि जब तक मैं एक्स की वाई और एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल लेता तब तक मैं इसको माइनस नहीं कर पाऊंगा। अब इसको माइनस करने के लिए हमें एक बात समझनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर, देखो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 2y है, तो 2y का 90%, भाई बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 2y है, तो 2y का 90% बराबर है इनकम ऑफ ए की इनकम के बराबर, ए की इनकम के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ गई है? भाई बी का जो खर्च है उसका 90% बराबर ए की आय के बराबर है, और ए की इनकम कितनी है 2x, तो 0 से 0 काटो, 2 से 2 काट दो, तो ये कितना बचेगा आपके पास 9/10 बराबर में एक्स और ये वाई ऊपर चले जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का रेशियो क्वेश्चन में 9:10 आ गया। और जैसे एक्स और वाई की वैल्यू 9:10 आएगी तो यहाँ पर 2 9 और यहाँ 2 10, तो 9 दूनी 18 और 10 एकम 10, 9 तिया 27 और 10 दूनी 20, ठीक है जी। तो 18 में से 10 माइनस होगा 8 बचेगा, और 27 में से 20 माइनस होगा 7 बचेगा, तो इनकी बचत का अनुपात जो है वो 8:7 आ रहा है। सी ऑप्शन। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, उतना अपने एग्जाम्स के लिए आप कंफर्टेबल रहेंगे। इस बात का खास आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई है? बोलो। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। अब देखो कराने के बाद भी कुछ बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, कुछ बी लगा रहे हैं, कुछ डी लगा रहे हैं, सी ऑप्शन लगाने वाले स्टूडेंट जिनको पता है कि हमने क्या आंसर लगाया है। ऑलराइट, क्लियर है? तो मैं आज की क्लास में इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों के पास ये बुक आपने मंगा ली होगी, आई होप प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से, और कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत मैं आप लोगों को करूंगा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए रेशो का जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। मेरी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। एट द एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को ही करनी होती है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो किसी की बातों में बताइए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर किसी चैप्टर के 6 7 8 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। कल हम फिर दोबारा से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बेसिक से उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी बच्चे इस क्लास को लेकर सेटिस्फाई भी होंगे। अब मुझे लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा और आगे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।